हेलो दोस्तों। आज का वीडियो जो है वो अपने कक्षा 10 के जो मैथमेटिक्स का जो पेपर है 30 जून को पेपर होगा उसके जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसके अंदर 1 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों पे आधारित ही आज का वीडियो है। यानी कि आज जो मैं आपको 30 से 35 क्वेश्चन बताऊंगा वो पार्ट फर्स्ट में से पार्ट फर्स्ट के लिए, ठीक है। यानी कि पेपर के अंदर जो पार्ट फर्स्ट होता है इसके अंदर 3 पार्ट आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी ए बे सेद है। तो उसमें से जो फर्स्ट ए भाग होता है, ए पार्ट होता है, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए देखो मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊं कम से कम 30 से 35 होंगे। तो देखो उसके अंदर अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपनी पहली प्रश्नावली में से ही है। तो देखो पहला क्वेश्चन अपना है, जैसे कोई संख्या अपने को दे दी गई, यहाँ पर कोई भी संख्या आ गई जैसे 5 4 3 2। अब इसमें से पूछा जाए कि में 3 का पूर्व अंक क्या होगा। पूर्व अंक क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या है, 3 देखो कहां पे, 3 ये यहाँ पे दिया हुआ, तो इसका पूर्व यानी इसके पहले का अंक देखो, पीछे क्या है इसके 4। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर कितना आ जाएगा 4। यानी कि छोटा सा क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं पार्ट ए के अंदर, ठीक है। यानी कि 3 से पूर्व कौन सा अंक आएगा तो क्या आएगा 4 आएगा। कोई सा भी पूछा जा सकता है, 2 से पूर्व कौन सा आएगा तो 3 आ जाएगा, 4 से पूर्व पूछा जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन अपना वो है परम मित्र से संबंधित है। परम मित्र, तो परम मित्र क्या होता है, देखो जिन दो अंकों का योग, यानी कि जिन दो अंकों का योग कितना होना चाहिए 10 होगा, वो एक दूसरे के क्या होंगे परम मित्र। यानी कि जैसे मान लो कि 4 का परम मित्र कितना होगा, यानी कि जो अंक एक दूसरे के परम मित्र होते हैं उन दोनों का योग कितना होता है 10 होता है। ये बात आपको याद रखनी है। यदि आपने ये बात आपको याद रह गई कि जिन दो अंकों का योग 10 होता है वो एक दूसरे के परम मित्र होते हैं, तो फिर तो कोई कुछ भी कैसा भी किसी भी अंक का परम मित्र अपने से पूछे अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 4 का परम मित्र कैसे याद करेंगे, 4 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए, तो 6। तो 4 का परम मित्र कितना हो जाएगा 6। और यदि 6 का परम मित्र पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार से जैसे 8 का परम मित्र अपने से पूछा जाए तो 8 का परम मित्र कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 का परम मित्र कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी कि जिन दो अंकों का योग 10 हो जाएगा वो दोनों के दोनों अंक एक दूसरे के क्या कहलाएंगे परम मित्र कहलाएंगे। बस इतनी सी बात है, याद अपने को रखनी है। फिर से वो किसी भी अंक का परम मित्र अपने से पूछे तो अपन उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये अपने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को पूछा है कि इसमें चरम अंक सॉरी यहाँ पे इसमें आएगा कि चरम अंक क्या है। चरम अंक क्या है या क्या होता है, ठीक है। चरम अंक क्या होता है, यानी कि कोई भी संख्या होती है उसके इकाई को अंक को क्या कहते हैं अपन चरम अंक। जैसे चरम अंक इसका आंसर हो जाएगा किसी भी संख्या का इकाई का अंक, ठीक है। यानी कि कोई भी संख्या होती है उसका जो इकाई का अंक होता है वही क्या कहलाता है चरम अंक कहलाता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यही पूछा गया है कि देखो 2945 में चरम अंक होगा, यानी कि चरम अंक कौन सा होगा। तो यदि अपने को पता है कि जो इकाई का अंक होता है वही चरम अंक होता है तो इसका चरम अंक कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। अरे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 3541 में निखिलम अंक क्या है। अब देखो निखिलम अंक क्या होता है, जब कोई भी संख्या दी जाती है उसमें से अपने को निखिलम अंक जब पूछ लिया जाए तो अपन कैसे बताएंगे। तो कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है कि ये जो इकाई का अंक है ये तो क्या कहलाता है, यानी इसमें इकाई का अंक कितना 1 है, ये तो क्या कहलाता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो इकाई का अंक है वो तो क्या कहलाएगा चरम अंक कहलाएगा। आगे बात समझ में। तो इसका चरम अंक कितना है 1 है। और इसके बाद जो भी अंक बच गए वो सारे के सारे कौन से अंक होते हैं निखिलम अंक कहलाते हैं। यानी कि जो निखिलम अंक होंगे वो कौन कौन से होंगे 4 5 3। तो ये हो गया 3 हो गया 5 हो गया 4 हो गया, ये सारे के सारे कौन से अंक कहलाएंगे निखिलम अंक कहलाएंगे। अब जैसे मान लो कि बोर्ड परीक्षा में अपने
ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा आ गया, सेम टू सेम आ गया कि इसमें निखिलम अंक बताए कौन कौन से हैं, तो आपको इकाई के अंक को छोड़ देना, उसके बाद में जो भी अंक दिखाई दे उनके बीच में कोमा लगाकर लिख देना है। तो ये जो अंक तीन अंक हो गए यहाँ पे 1 2 3, ये तीनों के तीनों अंक कौन से हो गए, निखिलम अंक हो गए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऋणात्मक संख्या यानी कि ये माइनस का जो 5 है ये क्या है, ऋणात्मक ही तो है। इसको यदि विनकुलम संख्या के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस का 5 जो होता है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 और ये ऊपर जो रेखा लगाते हैं इसको बोलते हैं विनकुलम रेखा। क्या बोलते हैं, विनकुलम रेखा। यानी कि -5 को इस रूप में भी लिख सकते हैं। एग्जाम में अपने को ये देखकर यानी विनकुलम जो संख्या विनकुलम 5 है इसको ऋणात्मक संख्या में पूछेगा तो अपन क्या बता देंगे, -5। यानी कि ये देखकर ये पूछा जा सकता है या फिर ये देखकर ये पूछा जा सकता है। आगे बात समझ में, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो देखो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 12x + 4x = 3x + 5x समीकरण में x का मान होगा। तो देखो इसमें अपने को जो ये अपने फर्स्ट जो स्टार्टिंग की जो पहली प्रश्नावली है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो ये एक समीकरण दिया गया है यहां से लेकर यहां तक। तो इसके देखो ऐसा अगर इसके सभी पदों में कितने पद है, 1 2 3 4, सभी पदों में जो भी चीज यानी कि जो भी आपको कॉमन दिखाई दे रहा है यानी कि सभी के अंदर जो भी सेम दिखाई दे रहा है, एक जैसा दिखाई दे रहा है, उसको अपने को 0 के बराबर रखना है। तो देखो इसके अंदर अक्ष 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 यानी कि सभी पदों में क्या दिखाई दे रहा है, अक्ष दिखाई दे रहा है। तो अक्ष = कितना हो जाएगा, 0। यानी कि जो भी उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है, सभी में जो समान गुणांक होता है उसको अपन क्या रख देते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं। तो ये कौन सी विधि के थ्रू हो गया, प्रत्येक पद में उभयनिष्ठ, प्रत्येक पद में उभयनिष्ठ होता है, जो प्रत्येक पद में उभयनिष्ठ होता है उसको 0 के इक्वल रख देते हैं। अब यहाँ पे अक्ष है, उभयनिष्ठ है, तो अक्ष के बराबर 0 हो गया और अक्ष की वैल्यू पूछी गई थी तो क्या हो गया, x = कितना हो गया, 0 हो गया। यानी सीधी सी बात है कि जो सभी पदों में कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा, वो अपने को 0 के बराबर रखना है। किसी के अंदर ये इस तरह से भी दिया जा सकता है, जैसे x + 1। ठीक है, यहाँ पे x + 1 कर दिया, इसमें भी 1 ऐड कर दिया तो x + 1 हो गया, और यहाँ पे इसमें x + 1 कर दिया तो ये ऐड हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या दिखाई दे रहा है सभी में, यानी कोष्टक में जो संख्या है x + 1 x + 1 x + 1 x + 1 ये दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर जब x का मान पूछेगा तो अपन क्या करेंगे, तो इसमें जो सभी पदों में एक जैसा दिखाई दे रहा है उसको 0 के बराबर रखना है। तो सभी पदों में क्या दिखाई दे रहा है, x + 1 दिखाई दे रहा है, तो इसके बराबर 0 रख दिया अपन ने। ठीक है, इसके बराबर 0 रख दिया, तो अब देखो x का मान कितना जाएगा, x + 1 बराबर 0 है, तो इस 1 को इधर पक्षांतर कर देंगे अपन, तो क्या आ जाएगा, x बराबर -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो केवल इससे पहले यहाँ पे केवल x दिखाई दे रहा था इसलिए x = 0 हो गया। अब प्रेजेंट में अब जो वर्तमान में अपने पास क्वेश्चन है उसमें x + 1 दिखाई दे रहा है, इसलिए x + 1 बराबर 0 हो गया। तो x + 1 बराबर 0 है, तो 1 को दूसरी साइड अपन पक्षांतर करेंगे तो x = कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अरे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया अपने को, कोई दो संख्याएं दी हुई है p यानी कि p³ 3 तथा p³ 2 का मैथ सेप अपने को ज्ञात करना है। तो देखो मैथ सेप कैसे ज्ञात करें, इसको अपन विस्तारित रूप से लिखते हैं, p³ क्या लिखेंगे, p इंटू क्यों कितनी बार गुणा करना है, q³ 3 है तो 3 बार गुणा करना है, q इंटू क्यू। ठीक है, अब दूसरी संख्या कौन सी है, देखो ये है p³ 3 q³2। देखो p की घात देखो p इंटू p क्योंकि p³ 3 है। ठीक है, और q की घात कितनी है, 2, तो ये हो गया q इंटू क्यू। अब अपने को देखो मैथ सेप अपने को ज्ञात करना है, तो मैथ सेप अपने को वही संख्या होती है जो दोनों में दिखाई दे रही हो, दोनों में सिर्फ दिखाई ना दे, जो दोनों में समान हो। अब यहाँ पे क्यों देखो, पहले क्यों कितनी बार है, 1 2 बार है, इसमें क्यों कितनी बार है, 1 2 3, तो देखो इसमें तो 3 बार है लेकिन इसमें तो केवल 2 ही बार है। तो जो दोनों में होगा ना उतनी संख्या लेनी है अपने को, यानी कि जिसकी भी दोनों में समान संख्या होनी चाहिए, 2 इसमें तो 2 इसमें भी तो है। अगर q इंटू क्यू इसमें है तो q इंटू क्यू इसमें भी तो है। नहीं बात समझ में, यानी कि q³ 3 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि q³ 3 इसमें नहीं है। ठीक है, और q³ दोनों में है, q इंटू q² 2 इसमें भी है और q इंटू क्यू इसमें भी है। ये रहा q इंटू क्यू और q इंटू क्यू दोनों में है, और
3 बार क्यू का मल्टीप्लाई सिर्फ एक में ही है, इसलिए जो एक में होगा वो नहीं लेंगे, अपने को दोनों में समान होना चाहिए। तो इसमें भी 2 बार, इसमें भी 2 बार, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्यू इंटू क्यू आ गया। अब देखो पी दोनों में समान होना चाहिए, तो ऊपर वाले में पी कितनी बार आया, एक बार, तो इसलिए, और नीचे वाले में 3 बार आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एक बार ले लेंगे दोनों में, यानी इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार आ गया। अब इसमें तो 3 बार आया, लेकिन ऊपर वाले में 3 बार नहीं, इसलिए 3 बार नहीं ले सकते अपने को, तो वही लेना है जो दोनों में समान हो। ठीक है, आ रही बात समझ में। यहाँ पे देखो पी आ गया, यहाँ पे देखो क्यों के 2 जोड़े बन गए, इस तरह से समान, इस तरह के जो समान जोड़े बनेंगे और उनका मल्टीप्लाई जो होगा वही क्या होगा, अपना मैसअप है। तो क्यों की क्यों इंटू क्यों तो अपने ले लिया, अब पी एक पी और रह गया, तो यहाँ पे पी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, पी क्यों की घात 2 अपना मैसअप आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो इसके अंदर पी इंटू क्यों की घात 2 ही अपना आंसर होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 90 एवं 144 का एचसीएफ यानी कि मैस अपने को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो या तो इनके गुणनखंड कर लो अपने, ठीक है, और गुणनखंड नहीं करो तो भाग विधि से कर सकते हैं अपने, यानी कि बड़ी संख्या के सिर्फ अपने से आंसर पूछा जाए तो जिस विधि से आप चाहो उसी विधि से कर सकते हो। तो देखो 144 के अंदर अपन 90 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार गया, तो कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर यहाँ पे जो शेषफल है, इसको कुछ नहीं, इसको तो यूं का यूं रखना है, यहाँ पे फिर से एक इस तरह से अपन बनाएंगे, और इसमें यहाँ पे कौन सी संख्या लिखेंगे, जो पहले किसका भाग दिया था 90 का, उस संख्या को यहाँ लिखेंगे। अब क्या हो गया, 54 का भाग देना 90 में, कितनी बार, एक बार जाएगा, तो ये कितना आ गया, 54 आ गया। यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 36। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखो जो 36 है इसको भी अपने को कोई छेड़ना नहीं है, इसको भी यूं का यूं रखना है, यहाँ पे यूं बना देंगे, तो इससे पहले किसका भाग दिया था, 54 का, तो अब 54 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब 36 का इसमें भाग देंगे कितनी बार गया, एक बार, तो 36 ये हो गया माइनस, तो अब इसको घटाएंगे तो कितना आ गया, ये आ गया यहाँ पे 18 आ गया। ठीक है, अब देखो ये शेषफल रहेगा, ये कब तक करना है अपने को, जब तक भाग पूरा पूरा ना चला जाए। अभी शेषफल 18 आ गया, ठीक है, तो अब यहाँ पे इससे जस्ट पहले किसका भाग दिया था वो संख्या आ जाएगी, कितना आ गया, 36 आ गया। तो अब देखो 18 के अंदर 36 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जा रहा है 2 बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 36 और लास्ट में कितना आ जाएगा, 0। तो भाग चला गया, तो लास्ट में किस संख्या का पूरा पूरा भाग गया, 18 का पूरा पूरा भाग गया, गया कि नहीं गया, यानी कि जिस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो लास्ट वाली संख्या ही अपना आंसर होती है, यानी एचसीएफ होती है। तो जो एचसीएफ किसका ये है 90 और 144, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 18 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अपना एचसीएफ का एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसको अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो अपने नेक्स्ट है अपने क्वेश्चन, √25 क्या परिमेय संख्या है, यानी कि √25 के बारे में पूछा गया है कि क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो √25 का मतलब क्या होता है, √25 का मतलब हो गया कि 25 का वर्गमूल करें, तो 25 का जो वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है, 5 आता है, तो 5 एक पूर्णांक संख्या हो गई। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का यदि अपन वर्गमूल पूर्ण रूप से कर सके, एक यानी कि कोई वर्गमूल के चिन्ह के अंदर यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो वो अपने आप में क्या होती है, परिमेय संख्या ही होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा कि हाँ यह एक परिमेय संख्या है, यानी कि जिस संख्या का वर्गमूल अपन बिल्कुल बगैर दशमलव के पूर्ण संख्या के रूप में निकाल सके तो वो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। यदि यहाँ पे इसका अगर वर्गमूल करते अपन और पॉइंटों में कुछ आता, जैसे 5.1 2 3 इस तरीके से आता, तो ये क्या कहलाती, अपरिमेय संख्या कहलाती। जबकि इसको अपन ने जब इस 25 का वर्गमूल किया तो कितना है, 5 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, इस तरीके से पूर्ण संख्या प्राप्त होती है वर्गमूल करने पे, तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। आगे बात समझ में। अब जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में और समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे क्या दिया है, देखो √13 क्या परिमेय संख्या है। यहाँ पे √25 के बारे में पूछा था, यहाँ पे पूछ रहा है कि √13 क्या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है या नहीं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है, परिमेय है या अपरिमेय, यूं भी कह सकते हैं। तो देखो जो 13 होता है, 13 का जब अपन वर्गमूल करते हैं तो 13 का वर्गमूल 3 पॉइंट कुछ आता है। आगे बात समझ में, यानी 3.5 करीब 3.5 इस तरीके से इसका वर्गमूल आता है। आगे बात समझ में। तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि इसका वर्गमूल जब अपन ने किया तो ये एक दशमलव संख्या अपने को प्राप्त हुई, एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुई। इसलिए क्या है, ये एक यानी कि जो √13 है, जो √13 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आ रही बात समझ में, अपरिमेय संख्या। या फिर यूं भी कह सकते हैं इसका उत्तर कि क्या यह परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर अपन दे सकते हैं नहीं है। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, ये अपरिमेय संख्या है।
अब देखो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो देखो रूट 25 है जो कि एक परिमेय संख्या है, और ये क्या रूट 13 जो कि अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे रूट 13 और रूट 25 यानी कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों का योग किया गया। उसके बाद पूछा गया है कि जब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योग किया जाए तो फिर क्या यह परिमेय संख्या बनती है या अपरिमेय बनती है। तो देखो दोस्तों, इसको जब अपन हल करेंगे तो रूट 13 का तो पूर्ण से अपन ज्ञात कर ही नहीं सकते, रूट 13 का रूट 13 हो जाएगा, प्लस 25 का क्या हो जाएगा 5। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है इसी संख्या को। तो देखो जब एक अपरिमेय संख्या, याद रखना आप, जब एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को जब जोड़ा जाता है तो सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। आगे बात समझ में, इसका मतलब हो गया कि ये जो संख्या है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या ये अपरिमेय संख्या, यानी कि रूट 13 प्लस रूट 25 क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखते हैं, चलो और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 किस प्रकार का समीकरण है। यानी कि अपने को एक समीकरण दिया गया, पूछा गया है कि किस प्रकार का समीकरण है। तो देखो इसके अंदर जो चर होता है, यानी कि जो अक्ष स्क्वायर होता है, जो अक्ष है, इसकी अधिकतम घात कितनी है। देखो ये तो एक द्विघाती समीकरण बोलते हैं इसको, ये तो द्विघाती समीकरण का एक मानक रूप है, यानी कि इस रूप में सारे द्विघाती समीकरण इसी रूप में होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मानक समीकरण बोलते हैं। लेकिन जब जैसे इसको संख्यात्मक रूप में होता है तो जैसे इस प्रकार से दिया जा सकता है, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी कि इसमें जो a b c आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी जगह हमेशा कोई न कोई संख्या मिलेगी आपको, 1 5 7, यानी या तो a b c की जगह क्या मिलेगी, कोई न कोई संख्यात्मक मान मिलेगा। बाकी जो यहाँ पे जो रह गया यानी कि चर रह गया अक्ष। ठीक है, तो इस अक्ष की जो अधिकतम घात होती है उसी के आधार पे अपन इसका नाम रखते हैं। यदि यहाँ पे 3 होता, अधिकतम घात कितनी अक्ष की 3, तो ये त्रिघाती समीकरण कहलाता। ठीक है, लेकिन अभी अपने क्वेश्चन में इसके ऊपर अधिकतम कितनी घात है 2, तो क्या कहलाएगा, ये एक द्विघाती समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण कहलाएगा। आगे बात समझ में, यानी कि किसी भी समीकरण को यदि अपन पहचानेंगे तो इसमें देखो कि उसमें जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी दी गई है, उसी घात के आधार पे अपन उसको, उसी नाम से अपन इसको पुकार सकते हैं। ठीक है, यानी कि द्विघाती समीकरण। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें दो अपने को बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं और पूछा गया कि क्या ये बहुपद है या नहीं है। तो देखो आपको बता दूं मैं, इसके अंदर ये जो अपने को दिया है ये एक बहुपद है। ठीक है, क्या है, ये एक बहुपद है। ठीक है, और ये जो अपने को दिया गया है बीजीय व्यंजक, ये बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है। अब अपना सवाल ये उठता है कि इसको पहचानेंगे कैसे कि ये बहुपद है तो क्यों है और ये नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखो इसके अंदर जो वही बात, जो चर राशि दी हुई है अक्ष, तो ये जो अक्ष की जो घात होती है ये हमेशा इस प्रकार से होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। आगे बात समझ में, इस तरीके से एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। यदि इस तरह से इसकी घात इस तरीके से मिलती है तब तो क्या है, एक बहुपद है। यहाँ पे देखो कितने दी हुई है, 2 दी हुई है। और यदि अक्ष की घात अपने को इस भिन्न के रूप में मिलती है, कोई दशमलव संख्या के रूप में मिलती है, जैसे जैसे अक्ष की घात मान लो 1/2 या अक्ष की घात 3/2 या अक्ष की घात 0.5 या अक्ष की घात 1/4 या फिर अक्ष की घात इस तरह से रूट, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है। अगर इस तरीके से घात दी हुई होती है तो वह बहुपद नहीं होता। आगे बात समझ में, इसके अंदर यहाँ तो 3 है 2, लेकिन इसके अंदर यहाँ देखो 3/2 दिया हुआ है। 3/2 का मतलब 1.5, अक्ष की घात 1.5, इसलिए क्या नहीं है, ये बहुपद नहीं है। तो आगे बात समझ में कि किसी भी बीजीय व्यंजक का अपन पहचान कैसे करेंगे कि वो बहुपद है या नहीं है। यदि अक्ष की घात एक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के रूप में दी हुई है तो वो एक बहुपद है, और यदि वो एक प्राकृत संख्या के रूप में उसकी घात नहीं है, एक भिन्न के रूप में, एक दशमलव संख्या के रूप में घात दी हुई है तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं, हल करने की कितनी विधियां। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। यानी कि पहले ये बता दो आपको, ये वाला क्वेश्चन, मूल बिंदु जो होता है इस तरीके से, ये जो अक्ष की प्लस साइड होती है और ये y की प्लस साइड होती है, और ये अक्ष की माइनस साइड होती है और ये y की माइनस साइड होती है। तो ये दोनों अक्ष और y अक्ष दोनों, यानी कि x और y अक्ष एक दूसरे को जहां काटते हैं उस बिंदु को तो अपन क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल
बिंदु बोलते हैं, ठीक है। और इसी मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0 0। आगे बात समझ में, यानी कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो कितने होंगे, 0 0 होंगे, ठीक है। अब देखो अपना ये जो क्वेश्चन है इसको इसमें पूछा गया कि जो दो चरों वाले यानी कि जैसे 2x प्लस वाई इक्वल 3, इस तरीके से जो दो चरों वाले जो समीकरण होते हैं ना, जैसे 2x प्लस 4y बराबर 5, इस प्रकार के दो चर कौन कौन से हो गए, एक x हो गया और एक y हो गया, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण हो गया, ठीक है। रैखिक समीकरण क्यों, क्योंकि इनकी घात दोनों की क्या है, एक एक, ठीक है, इसलिए रैखिक समीकरण हो गए। इनको हल करने की कितनी विधियां, तो मुख्य रूप से देखो इनको दो प्रकार की विधियों से अपन हल करते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहली है ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि भी बोल सकते हैं या आलेखीय विधि, आलेखीय विधि, ठीक है। आगे बात समझ में। और जो सेकंड है उसको उसमें बोलते हैं अपन बीजीय विधि, बीजीय विधि, ठीक है। इसमें अपन ग्राफ बनाकर हल करते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाया जाता है और उसके ग्राफ के अंदर जब दोनों समीकरण जो दो समीकरण होते हैं उनकी रेखाएं जहां पर एक दूसरे को काटती हैं वही x और y के मान होते हैं अपने। आगे बात समझ में। और इस विधि के अंदर इसमें मुख्य रूप से दो तीन विधियां होती हैं, जैसे मान लो कि विलोपन विधि होती है, कौन सी होती है, विलोपन विधि, ठीक है। दूसरी होती है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि होती है, ठीक है। एक होती है वज्र गुणा विधि, वज्र गुणा विधि, ठीक है। एक इसके अंदर होती है पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, ठीक है, जिससे श्रीधराचार्य का सूत्र बनता है। अपन श्रीधराचार्य का सूत्र तो देखा ही होगा, ये जो श्रीधराचार्य का सूत्र होता है ये इसी विधि से ही बनाया गया। आगे बात समझ में, कौन सा होता है, देखो वो होता है जैसे x बराबर हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपोन में 2a। आगे बात समझ में, ये वाला जो सूत्र होता है ये इसी पूर्ण वर्ग बनाकर ही इस सूत्र का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अपन डायरेक्ट इसको लगा देते हैं, इसलिए कभी पूर्ण वर्ग समीकरण का पूर्ण वर्ग नहीं बनाते हैं और इसी से अपन हल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, हाँ एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, क्या हुआ, ये पूर्ण वर्ग बनाकर ये अलग है, ये द्विघातीय समीकरण का है, इसको हटाओ, ये नहीं होता, इसमें यही होती है विलोपन प्रतिस्थापन वज्र। ये जो मैंने अभी श्रीधराचार्य सूत्र का जो बताया ये द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण कौन सा, जो अभी मैंने बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0, इसको हल करने का सूत्र होता है वो, ठीक है। रैखिक समीकरण की ये तीन ही होती है बीजीय विधि के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल कि x अक्ष को क्या कहा जाता है, y अक्ष को क्या कहा जाता है, और जो एक बिंदु दिया हुआ अपने को 5 - 7 में भुज व कोटि क्या होगा, ठीक है। तो देखो जो x अक्ष होता है इसको अपन यहां मैं इसका आंसर लिख देता हूं। x अक्ष को अपन जिस नाम से जानते हैं वो एक दूसरा नाम होता है इसका भुज, क्या होता है, इसको भुज भी बोल सकते हैं या फिर इसको अक्ष अक्ष भी बोल सकते हैं। ये आपको याद रखना, कई बार ये शब्द जब पेपर में आ जाता है तो अपने से क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है, क्योंकि अधिकतर यही अपने को ध्यान में रहता है, इसके बारे में अपन जानते नहीं क्योंकि ये अपन ने देखा नहीं, ठीक है। तो ये अपने को अच्छी तरह से याद रखना कि अक्ष अक्ष को क्या बोला जाता है, भुज बोला जाता है। सेकंड देखो क्या दिया हुआ है इसमें, वाई अक्ष के बारे में पूछा है, तो वाई अक्ष जो होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कोटि। क्या कहा जाता है, कोटि, यानी कोटि भी बोल सकते हैं और वाई अक्ष भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि बिंदु 5 - 7 में भुज व कोटि क्या होगी। भुज व कोटि का मतलब भुज होता है वो अक्ष का, यानी कि अक्ष पूछा अपने से, और कोटि जो होता है उसका मतलब अपने से क्या पूछा है, वाई पूछा है। आगे बात समझ में। तो जो अक्ष है यानी जब कोई भी बिंदु होता है उसके निर्देशांक इस रूप में लिखते हैं अपन एक्स वाई, ठीक है। तो ये हो गया भुज, ये हो गया कोटि, ठीक है। तो जो पहला मान होता है वो अक्ष का होता है यानी कि भुज का होता है, और सेकंड जो मान होता है वो वाई का होता है यानी कि कोटि का होता है। तो इसमें भुज कितनी आ जाएगा, भुज की वैल्यू आ जाएगी 5 और कोटि की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7। तो अपन इसको यूं लिख सकते हैं कि x बराबर 5 और y बराबर -7, या फिर यूं लिखो कि भुज बराबर 5 और कोटि बराबर -7, ठीक है। ज्यादा बेटर तो ये रहेगा कि अपन यूं लिखें इसको
भुज बराबर हो जाएगा 5, और क्योंकि इन्हीं में पूछा गया अपने से, और कोटि हो जाएगा -7। इस बिंदु को देखते हुए आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि 2, 5, 8, 11, 14 का एक समांतर श्रेणी है और इसका प्रथम हुआ है सार्वंतर बताना अपने को। ठीक है, तो देखो जब प्रथम पद की बात हो तो स्टार्टिंग का जो संख्या होती है सबसे पहले जो पद होता है वही अपना प्रथम पद होता है। ठीक है, क्या होता है प्रथम पद, और अपन इसको किससे दर्शाते हैं, ए से। तो कितना आ गया 2। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछा गया इसमें सार्वंतर। सार्वंतर को अपन लिखते हैं डी से। आगे बात समझ में। डी का मतलब है कि प्रत्येक पद से, एक पद से अगले पद में जाने के लिए उसमें कितना जोड़ा गया है या फिर कितना घटाया गया है। तो देखो कितना है यहाँ पे 2, और 2 के बाद में कितना है 5, 5 के बाद में कितना है 8, और 8 के बाद में कितना है 11, यानी कितना कितना जुड़ रहा है +3 +3 +3, इस तरीके से +3, तो 3 3 बढ़ रहा है। तो इसका सार्वंतर जो है वो कितना आ जाएगा, सार्वंतर कितना आ जाएगा इसका, d बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, अगर ऐसे ज्ञात नहीं कर सको तो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं अपन सार्वंतर कि कोई भी लगातार दो पदों को आपस में माइनस करके, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद माइनस करके, जैसे 5 में से यदि अपन 2 घटा दें तब भी एक ही बात है, या फिर 8 में से 5 घटा दें यानी कि 8 में से इसके पीछे वाला पद घटा दें, या फिर देखो कितना ये ले लो 14, 14 में से जस्ट पीछे वाला घटाओ, 14 में से सॉरी हाँ ये कितना हो गया 14, और 14 में से पीछे वाला कितना हो गया 11। तो देखो सभी में अगर अपन माइनस करेंगे कितना 3 ही बचेगा, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 14 में से 11 गया 3, 3 ही तो आ रहा है। लेकिन अपने को इतनी बार ऐसे अलग अलग घटाकर नहीं देखना, कोई भी दो पदों को यूं घटाकर देख सकते हैं अपन, तो सार्वंतर अपना आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया है, ये अपना क्लियर हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 7, 9, 10, 12, 14 क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में अगर कोई श्रेणी अपने को दी जाती है और वो समांतर श्रेणी में है या नहीं, ये देखने के लिए अपने उसका सार्वंतर तय करेंगे। यदि सभी पदों के मध्य सार्वंतर समान है तब तो वो समांतर श्रेणी है, वरना वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो पहले तो ये देखो इससे यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा गया, और 9 से 10 तक पहुंचने के लिए कितना जोड़ा गया 1। अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है, तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। आगे बात समझ में, इसका उत्तर आएगा नहीं। ठीक है, इस प्रकार से इसको अपन चेक करके बता सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है कि यदि a = -3 b = 2 हो तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने अपने को, यानी कि एक समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद दिया गया है और उसका सार्वंतर दिया गया है, तो उस समांतर श्रेणी को लिखते हुए उसके स्टार्टिंग के प्रारंभ के यानी कि प्रथम 4 पदों तक उसको लिखना है अपने को। तो देखो पहला पद a क्या होता है, पहला पद है, तो पहला पद क्या हो गया, पहला पद हो गया इसका -3। ठीक है, पहला पद हो गया ये -3, एक सेकंड, पहला पद हो गया -3। अब डी क्या होता है कि जो प्रथम पद होता है उसमें जोड़ते हुए चलते हैं तभी तो आगे वाला पद प्राप्त होगा। तो देखो पहला पद ये हो गया, दूसरा पद अपने को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -3 + 2 आ गया। ठीक है, फिर देखो इसी के अंदर फिर 2 जोड़ देंगे, यानी कि -3 ये +2, ये तो पीछे वाला पद है, इसमें 2 और जोड़ देंगे। आगे बात समझ में। ठीक है, इसी पद में 2 जोड़ देंगे तो आगे वाला पद आ जाएगा, तो ये -3 + 2 + 2, यहां तक तो ये पीछे वाला पद हो गया। अब आगे वाले पद के लिए इसमें 2 और जोड़ दिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो पहला पद कितना आ गया, -3 आ गया। दूसरे पद में इसमें 2 जोड़ देंगे तो देखो -3 और +2, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आगे बात समझ में, यहाँ पे देखो 2 2 4, यानी कि 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, 4 प्लस का और माइनस का 3, तो कितना आ गया, प्लस का 1 आ गया। अब इसमें देखो 2 2 4 2 6, प्लस के कितने हो गए, 6 हो गए, और माइनस के कितने, 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस के 3, यानी कि 6 में से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3। तो जिस समांतर श्रेणी की अपन बात कर रहे हैं वो कौन सी है, ये वाली होगी, -3 -1 1 3। आगे बात समझ में, ये हो गया समांतर श्रेणी। ठीक है, अब देखो एक नेक्स्ट अपने को दिया हुआ है, यदि 4/5 a2 4/5 1 2 एक समांतर श्रेणी है तो अपने को किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो जब समांतर श्रेणी होती है तो इनके सार्वंतर समान होता है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो अंतर होगा
वही अंतर इन दोनों का होगा, यही तो बात हुई। तो अपन क्या करेंगे, a माइनस यानी कि आगे वाले पद में से पीछे वाला माइनस करेंगे, तो a माइनस 4/5 बराबर, आगे बात समझ में, बराबर। अब देखो यहाँ पे आगे वाले पद में से ये माइनस करेंगे तो 2 माइनस a, तो ये भी सार्वंतर है, ये भी सार्वंतर है। यदि समांतर श्रेणी में तो दोनों सार्वंतर बराबर होंगे, इसलिए इनको बराबर रख दिया। अब a है उनको तो एक तरफ कर लेंगे, बिना a वाली संख्या दूसरी साइड पक्षांतर करेंगे, तो ये a माइनस का इधर आके इसमें ऐड हो जाएगा, यानी a ये तो पहले से ही है, ये माइनस वाला इधर आएगा, इधर लेके आएंगे तो प्लस का a हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 पहले से है, लेकिन ये जो माइनस का 4 है इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4/5 हो गया। आगे बात समझ में। अब आगे हल करते हैं इसको, तो a और a यानी 1 2 यानी टोटल कितने a हो गए, 2 a हो गए, ठीक है, बराबर। अब इनको जोड़ेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 कितना हो गया, 14, तो 14/5 हो गया, ठीक है। अब ये जो देखो अपने को किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब ये जो 2 है इसको इधर पक्षांतर लाके गुणा में लगाएंगे, यानी यहां से इसको हटा देंगे और यहाँ पे लाकर लगा देंगे इसको, तो यहाँ से इसको हटा दिए तो यहाँ ले आए तो कितना आ गया, 2 का भाग 14 में देंगे कितनी बार, 7 बार जाएगा। तो ये कितना आ गया, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 7/5 आ जाएगी, ठीक है। यदि ये एक समांतर श्रेणी में तभी होगा जब a की जगह 7/5 अपन रखेंगे, ठीक है। तो देखो ये अपना आज का जो वीडियो था ये अपना 10th क्लास से संबंधित था, जिसकी एग्जाम अपने 30 जून को होने वाली है। उससे कुछ जुड़े हुए, कुछ उस पेपर से जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इसका मैं पार्ट सेकंड लेके आऊंगा। जो आगे की प्रश्नावली ये अपने मतलब कि अभी जो अपनी बुक है हाफ बुक के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे फर्स्ट पार्ट के लिए वो क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट हाफ बुक जो आया होगी, आधी जो बुक रहेगी वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। यदि आपको पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।